तो दोस्तों आज हम लोग अपना फ्रेश यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका कि नाम है हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ठीक है, तो अब हम जब सब कुछ जान चुके हैं अपने हाईवे प्लानिंग वगैरह, डेवलपमेंट का बैकग्राउंड वगैरह, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जितना कुछ भी था हाईवे के बारे में हम लोग सब कुछ बहुत डिटेल में देख लिए हैं। स्टेप वाइज देखा है हमने, एक एक चीज़ का डेफिनेशन देखा है, एक एक चीज़ का लॉजिक समझा है। ठीक है, तो हमारे लिए इतना नॉलेज पर्याप्त है कि अब हम हाईवे के ज्योमेट्रिक्स में घुसें। अब देखिए, हाईवे के ज्योमेट्रिक्स में घुसने का मतलब क्या है? उसका नापतोल करना। ठीक है, बेसिकली मतलब यही है कि भाई कैसा स्लोप रहेगा, कैसा मतलब आपका अलाइनमेंट रहेगा। ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है, आपके कर्व्स आ जाएंगे, यहाँ पे सुपर एलिवेशन आ जाएगा, ठीक है, सेटबैक डिस्टेंस आ जाएगा। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है, बहुत लॉजिकल है और इस सबका डेरिवेशन भी बहुत सुंदर है और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके हर एग्जाम्स में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका, इसलिए इसको समझिएगा बहुत प्यार से। मैं बहुत अच्छे से आपको हर चीज़ समझाऊंगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह हर जगह कराते रहूँगा, डेरिवेशन वगैरह आपको पूरी तरीके से मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, आपको डेफिनेशंस वगैरह भी सब कुछ मिलेंगे। तो फिर ये आपको बिल्कुल आपका हाईवे ज्योमेट्रिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट होना चाहिए और वैसा मैं आपको करवाने का पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जब आप हाईवे ज्योमेट्रिक्स की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि द ज्योमेट्रिक्स ऑफ हाईवे should be as such that it provides optimum efficiency, सेफ्टी तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो मैक्सिमम सेफ्टी। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा, तीसरा आता है रीजनेबल कॉस्ट। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी जगह का आप ज्योमेट्रिक्स को डिफाइन करने का, जस्टिफाई करने का कोशिश कीजिएगा तो आप ये तीन चीज़ को देखिएगा कि भाई जो हाईवे की हमारी जो एफिशिएंसी है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए। ठीक है, जितना रिक्वायर्ड है उतना तो होना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और सेफ्टी मैक्सिमम होनी चाहिए कि आपके सामने आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, फ्रिक्शन कितना है, सुपर एलिवेशन कितना है, ठीक है, ये सब कुछ, ट्रांजिशन कर्व किस लेंथ का होना चाहिए तो वो कितना है, ये सब कुछ आपके सेफ्टी फैक्टर्स में होना चाहिए और ये सेफ्टी सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है। ठीक है, आप इसको ऑप्टिमम एफिशिएंसी से पहले लिख सकते हैं कि भाई सेफ्टी तो ज़रूरी है और एफिशिएंसी उसके बाद ही आएगा। ठीक है, और कॉस्ट, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, पैसे लग रहे हैं जेब से, तो कॉस्ट की ज़रूरत होती ही होती है। ठीक है, तो ये आपका 3 बेसिक क्राइटेरिया होता है किसी भी हाईवे के ज्योमेट्रिक्स को जस्टिफाई करने के लिए। अब देखिए, उन फैक्टर्स को अब हम देखेंगे जिन पे कि आपके हाईवे ज्योमेट्रिक्स आपके डिपेंड करते हैं। ठीक है, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे हाईवे ज्योमेट्रिक्स आपके डिपेंड करते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वही बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है कि आपके ये वाला क्वेश्चन जो है कि डिफाइन द फैक्टर्स ऑन विच द हाईवे ज्योमेट्रिक्स डिपेंड अपॉन, ये आपके सवाल में आ सकता है सेमेस्टर के क्वेश्चन में। ठीक है, और जिन लोगों का कंपटीशन वाला सीन है तो वो लोग फैक्टर्स को एक बार देखेंगे ज़रूर। ठीक है, उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, समझाऊंगा मैं बिल्कुल, और उनको ये चीज़ दिमाग में रखने की ज़रूरत है। और जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल ये एज अ कन्वेंशनल क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ये आ सकता है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स ऑन विच हाईवे जियोमेट्रिक्स डिपेंड ऑन। ठीक है, पहला आइए टोपोग्राफी।
बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये सबसे पहले कंसिडर करते हैं हम लोग, ठीक है। और आपको बता भी दिया मैंने कि टोपोग्राफी में हम लोग किस किस तरीके के एलिमेंट्स को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि उसके लैंड फीचर्स कैसे हैं, माउंटेन्स कैसे है कि नहीं है, रिवर्स है कि नहीं है, ठीक है, वैलीज़ हैं कि नहीं है, ठीक है, किस तरीके का उस पर ग्रेडियंट है, किस तरीके का टेरेन है वो, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखते हैं टोपोग्राफी में, टोपोग्राफिकल फीचर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको 2 लाइन में खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये टोपोग्राफी में हम लोग क्या देखते हैं। इसमें जो ध्यान देने लायक चीज़ क्या होती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ टेरेन होता है, ठीक है। तो ये आपका टेरेन है और ये क्रॉस स्लोप की वैल्यू है, ठीक है। क्रॉस स्लोप मतलब जैसे कि कोई एक सड़क है, ठीक है, मतलब कोई भी एक एरिया मान लीजिए, चलिए कोई भी एक एरिया है, ठीक है, वो इस तरीके के, ये मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ आपको। अब जब आप ऊपर से देखिएगा, ये कोई सड़क है, आप इसको ऊपर से देखिएगा तो वो वाला व्यू मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऊपर वाला व्यू है ये, ठीक है। ये ऊपर वाला व्यू हो गया और ये समझ लीजिए इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू हो गया, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू हो गया। तो अब ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, ये वाला जो सरफेस आप देख रहे हैं वो कैसा है, इसी को ट्रांसवर्स स्लोप या क्रॉस स्लोप बोलते हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, ये आपका ट्रांसवर्स या क्रॉस स्लोप होता है। तो आपका टेरेन कैसा है, किस स्लोप में जा रहा है, उसको देखने के लिए हम लोग क्रॉस स्लोप को देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपका प्लेन है फॉर एग्जांपल, तो ये परसेंटेज में देखते हैं, परसेंटेज में तो ये 0 से 10 वैल्यू में आ जाता है, ठीक है। रोलिंग है, अगर रोलिंग है तो ये 10 to 25% में आता है। हिली है तो ये 25 to 60 में आ जाता है। अगर स्टीप है तो 60 से ऊपर है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर प्लेन टेरेन है तो उसका जो क्रॉस स्लोप है वो 0 से 10% के बीच में लाई करेगा। उसी तरीके से रोलिंग है तो 10 से 25% के बीच में लाई करेगा। उसी तरीके से अगर हिली है तो 25 से 60 के प्रतिशत के बीच में लाई करेगा। अगर 60 से ऊपर क्रॉस स्लोप है आपका तो हम कह देंगे कि हमारा जो टेरेन का स्लोप है वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, हमारा टेरेन बहुत ज़्यादा स्टीप है, ठीक है। तो ये आपका टोपोग्राफी के बेस पे टेरेन का क्लासिफिकेशन, ये एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसलिए मैंने आपको टोपोग्राफी वाले फैक्टर में ये बता दिया, ठीक है। दूसरा आपका होता है इसमें, देखिए जो लोग नोट करना चाहते हैं वो लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि मैं शायद फिर मिटाऊंगा, क्योंकि 4, 5, 6 फैक्टर होते हैं तो मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ, तो बोर्ड भरने के बाद मैं मिटा दूंगा, ठीक है। तो नोट्स बना लेंगे जिनको नोट्स करना है। डिज़ाइन स्पीड, ठीक है, ये भी बहुत कॉमन सा फैक्टर है कि डिज़ाइन स्पीड क्या होता है। हमारे पास बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है, किस तरीके के टेरेन पे किस तरीके का स्पीड होना चाहिए, किस तरीके का पेवमेंट सरफेस पे कितना स्पीड होना चाहिए। तो इसके लिए काफ़ी सारे क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है। तो आपको एक एक क्लासिफिकेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात मैं आपको बोलूँ तो आप कहीं भी जाते होंगे तो आपको एक बोर्ड मिलता होगा ट्रैफिक सिग्नल के फॉर्म में, जहाँ पर आपको स्पीड लिमिट की वो दी हुई रहती है, लिमिट दी हुई रहती है, लिखी हुई रहती है, 20 हो या 60 हो, या अगर एक्सप्रेसवे वगैरह हो तो 100, 120 तक आपका वो स्पीड लिमिट आपका दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी डिज़ाइन स्पीड पे तो बिल्कुल आपकी ज्योमेट्रिक्स डिफाइन होगी ही होगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कि ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आप उसमें देख सकते हैं कि हमारा जो चीज़ों को, सिचुएशन को परसेप्ट करने का जो फेनोमेना होता है, टू द पॉइंट वेयर वी फाइनली टेक द एक्शन, ठीक है, वो सारे आपके ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, ठीक है। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली हम लोग जज करते हैं PIEV थ्योरी से, PIEV थ्योरी से, ठीक है। PIEV थ्योरी आपका क्या बोलता है, ये है आपका परसेप्शन, ठीक है, ये है आपका इंटेलेक्शन, ये है आपका एग्जीक्यूशन।
नहीं सॉरी, ये है आपका इमोशन, माफ़ कीजिएगा, और ये है आपका वॉल्यूशन। वॉल्यूशन मतलब वही आपका एग्जीक्यूशन वाला चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो पीआई भी देखिए, अगर जैसे कि आपने देखा कि कोई बंदा या कोई बंदी अगर गाड़ी चला रही है तो उसके सामने अगर कोई अचानक से कोई जानवर आ गया, ठीक है, तो जैसे ही वो वाला फ्रेम उसके दिमाग में उसने देखा, ठीक है, तो उसके साइड से सेंसरी नर्व्स के थ्रू उसके दिमाग में जाने में, वो पिक्चर क्रिएट होने में कि भाई मैंने उस सिचुएशन को एनालाइज करने में जो टाइम जाता है वो आपका परसेप्शन टाइम में कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब जब बंदे ने या बंदी ने परसेप्ट कर लिया है सिचुएशन, वो समझ गया है, ठीक है, तो फिर क्या करेगा, अब उसकी बुद्धिमत्ता पे सब कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है। अब वो ये सोचेगा कि ये सिचुएशन कितना डेंजरस है, कितना खतरनाक है या आसान है, मेरे कैपेबिलिटी के अंदर है या मेरे कैपेबिलिटी के बाहर है। तो इसमें जो टाइम खर्च होता है वो आपका इंटेलेक्शन के टाइम में आता है, ठीक है। इंटेलेक्शन के बाद डिपेंड करता है कि वो इंसान कैसा है, स्ट्रॉन्ग विल का है या थोड़ा कमज़ोर दिल का है, तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग विल का है तो तुरंत से फैसला लेगा अपने इमोशंस के बेस पे। तो ये इमोशन वाला फैक्टर साइंटिफिक होता है बिल्कुल, और हमारे काम में भी आता है। वॉल्यूशन मतलब अब जब कुछ सब कुछ आप समझ चुके हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर को ब्रेक लगाना है, ठीक है, तो ब्रेक लगाना है तो आपका इमोशन वाले फैक्टर तक फाइनल एग्जीक्यूशन ऑफ द ब्रेक के बीच में जो टाइम होता है वो आपका वॉल्यूशन में जाता है, ठीक है। तो ये आपका PIV थ्योरी होता है, जिससे कि हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने में हम इसको काम में लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन चारों का टाइम मिला के इसका रिएक्शन टाइम बनता है, ठीक है, रिएक्शन टाइम बनता है, ठीक है। और जो आपका रिएक्शन टाइम बनता है इन सबको मिला के, एक सेकंड मार्कर चेंज कर, तो ये जो रिएक्शन टाइम बनता है वो जनरली लाई करता है 0.5 सेकेंड्स टू 3 या 4 सेकेंड्स तक, ठीक है। इतना से इतना के बीच में लाई करता है। और जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेते हैं वो 2.5 सेकेंड्स लेते हैं। ये एवरेज टाइप्स कह सकते हैं, आपका एवरेज रिएक्शन टाइम ये होता है, ठीक है, 2.5 सेकेंड्स। क्वेश्चन वगैरह में आपको सॉल्व करने के लिए आएगा, जब भी आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वगैरह, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस वगैरह निकालेंगे तो ये काम में आता है, रिएक्शन टाइम काम में आता है। तो अगर सवाल में अगर नहीं लिखा हुआ रहता है कि रिएक्शन टाइम कितना है, तो आप 2.5 सेकेंड्स लेके चलते हैं, क्योंकि ये हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये हमारा प्रेफर्ड है, ठीक है। ये हो गया आपका ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो हमारा अगला है वो है, देखिए मैं आपको ये वाला मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये है आपका वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स का कहने का मतलब क्या है कि अब व्हीकल की ज्योमेट्री क्या है, ठीक है। कहने का मतलब व्हीकल का हाइट क्या है, व्हीकल की विड्थ क्या है, व्हीकल का एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। एक्सेल समझते हैं ना क्या होता है, ये हमारी गाड़ी का शैसी है अगर, तो ये एक्सेल इसको कहते हैं, ये वाला पार्ट एक्सेल में आता है और ये वाला एक्सेल लेंथ कहलाता है, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है ये आपके वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। कहने का मतलब विड्थ ऑफ व्हीकल, लेंथ ऑफ व्हीकल, और क्या, एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये सब कुछ बेसिक पॉइंट्स आते हैं आपके वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही अंडररेटेड और
क्या बोलूँ, लीस्ट इंपॉर्टेंट जो आजकल एक फैक्टर हो गया है वो है इन्वायरमेंट का फैक्टर हो गया है, क्योंकि जब हम लोग ये देखते हैं तो इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं हमारा इग्नोर हो जाता है, ठीक है। लेकिन इन्वायरमेंट को अगर इग्नोर करते रहेंगे तो हमारा पर्यावरण धीरे धीरे जैसे बर्बाद हो रहा है वो बर्बाद होते रहेगा, ठीक है। तो आप देखिएगा कि जितने भी प्रोजेक्ट्स अब आते हैं तो उसमें एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट या ग्रीन प्रोजेक्ट करके कुछ ना कुछ उसमें एक वो कंपल्शन आजकल हो चुका है, कहीं कहीं तो बिल्कुल ऑन पेपर कंपल्शन है और मॉरल कंपल्शन है कि आप कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो दैट शुड अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द नेचुरल प्रोटेक्शन, ठीक है, कि आप नेचर को ख़राब नहीं कर रहे हैं, आपको ये दिखाना होगा। और इस तरीके सिर्फ दिखाने वाली बात नहीं है, अगर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है तो इन्वायरमेंटल फैक्टर को बिल्कुल दिमाग में लेके हमें करना चाहिए कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं हो रहा है। अगर इन्वायरमेंट को नुकसान हो भी रहा है तो उसके बदले में हमें भरपाई करनी होगी। ये सब चीज़ें हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले दिमाग में लेके चलना होता है, ठीक है। तो बेसिकली एक्सप्लेन तो कर ही दिया मैंने आपको। इन्वायरमेंटल फैक्टर, क्या इन्वायरमेंट ही रहने दीजिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये वर्ड, ठीक है, कि आपको इन्वायरमेंट को सेव करते हुए, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल प्रोजेक्ट बनाना है और नेचर को के प्रोटेक्शन से अवॉइडिंग प्रोजेक्ट आपको बनाना है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फैक्टर्स जिस पे कि आपका हाईवे ज्योमेट्रिक डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि हमारे बहुत आपको मैं पढ़ाऊँगा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट आपके हाईवे का, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि मैं आपको जब पढ़ा दूंगा तो आप चलिए अभी तो लॉकडाउन का पीरियड है, जिन लोगों के प्रॉक्सिमिटी में है कोई अच्छी सड़क तो वो जाके देखने की कोशिश करेंगे कि जो फीचर्स यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं ऑन पेपर ऑन बोर्ड वो मेरे को एक्चुअली में देखने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। जब आपको देखने के लिए मिलेगा तो आपको बहुत ही सेटिस्फाइंग फीलिंग आएगी।